तो आज अपन कर रहे हैं SA 240। SA 240 का नाम है ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा फ्रॉड का क्या मतलब है और उसमें ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फ्रॉड के रिगार्डिंग। ये अपन जानेंगे SA 240 में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉड। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए फ्रॉड का क्या मतलब है। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है, ठीक है, बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। एक जना भी कर सकता है या एक से ज़्यादा जने भी मिलके कर सकते हैं। अमंग मैनेजमेंट TCWG एम्प्लॉयज़ एंड थर्ड पार्टीज, ठीक है, ये किसी के भी बीच में हो सकता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये इंटेंशनल एक्ट है, यानी कि यहाँ आपका एक टारगेट होता है, आपका एक उद्देश्य होता है कि आपको किसी के साथ गलत करना है, यानी कि यूज़ ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन इलीगल एडवांटेज, यानी कि आप फ़ायदे में रहना चाहते हो किसी और को नुकसान में पहुंचा के। तो ये था फ्रॉड का मतलब, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है यहाँ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसको आप बोल सकते हो मैनेजमेंट कैटेगरी फ्रॉड्स, क्योंकि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फ्रॉड करने कौन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कब रहेगा, ज़्यादातर फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट का रहेगा। तो अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में उसमें या तो रेवेन्यू आप बढ़ा के भी बता सकते हो या घटा के भी बता सकते हो। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम कर दिया, यानी कि आप अपने एक्चुअल नंबर छुपाना चाह रहे हो, ठीक है। कंप्लीट ओमिशन ऑफ एनी फैक्ट्स, यानी कि आप कोई फैक्ट्स को छुपा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। रॉन्ग यूज़ ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, आपको बताएं जैसे कि इन्वेंट्री एज पर AS2 कॉस्ट और NRV विच एवर इस लेस पर करना है, पर आप इसका रॉन्ग यूज़ कर रहे हो, जो ज़्यादा है कॉस्ट और NRV आप उस पर दिखा रहे हो। तो ये सब पार्ट है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बेसिकली फ्रॉड को कौन करता है, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है ऐसे फ्रॉड करने के पीछे। और एक आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और डिफाल्केशन ऑफ कैश। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यानी कि कैश और इन्वेंट्री की चोरी करना, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, कोई फिजिकल एसेट्स एंटिटी के गायब करना, कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, यानी कि एंटिटी ने पे तो कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज का, पर एंटिटी को गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव ही नहीं हुए। और ये सब फ्रॉड, ये वाले फ्रॉड एम्प्लॉय कैटेगरी फ्रॉड्स कहलाते हैं, यानी कि इसको या अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो इसके पीछे एम्प्लॉय, मतलब ये कैटेगरी के फ्रॉड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़, जो भी बिजनेस के एसेट्स है उसको पर्सनल यूज़ में लेना है। लिंक रिसिप्ट्स, यानी कि अगर कोई कैश सेल्स हुई तो जो भी सेल्स हुई उसका कैश आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट कैन ओवरराइड कंट्रोल्स। कुछ टेक्निक्स बता रखी, ठीक है। पहला, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, यानी कि जो जर्नल एंट्रीज हुई नहीं, ज़्यादातर ये एंट्री ईयर एंड के आसपास होती है, वहाँ जर्नल एंट्रीज होती है जो नेक्स्ट ईयर होने वाले ट्रांजैक्शन की करंट ईयर में ही ले लेना। जैसे कि 1 अप्रैल के कोई ट्रांजेक्शन है बड़े अमाउंट के, उसको आप 31 मार्च को ही रिकॉर्ड कर लो। उससे क्या होगा, इस साल आपका रेवेन्यू ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। या फिर कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको 31 मार्च के आसपास कोई लॉस हुआ उसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करो। मतलब इन अप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस चेंजिंग एडजस्टमेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका एग्जांपल है बेसिस फॉर वारंटी प्रोविजन इज रिवाइज्ड, यानी कि
जो आप हर साल लास्ट 5 साल से आप प्रोविज़न बना रहे हो 5% ऑफ सेल्स। अब करंट ईयर आप बोल रहे हो कि इस साल प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस बार आपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर दिया या फिर, तो एकदम से आप बिल्कुल प्रोविज़न ही बना रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कोई फ्रॉड हो। ठीक है, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, लास्ट 5 ईयर तक आपने बना रखा था प्रोविज़न, पर इस साल आप बोल रहे हो कि हमारे पास नहीं 100% है कि हम ही जीतेंगे। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए कि आप ही जीतोगे, फिर भी आपने करंट ईयर कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। थर्ड पॉइंट है ओमिटिंग एडवांसिंग और डीलिंग रिकॉग्नाइजेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई फैक्ट को आप छुपा रहे हो, या तो बिल्कुल ही लिखो ही नहीं या फिर डिले यानी कि लेट आप कर दो, जो 31 मार्च के उसको नेक्स्ट अप्रैल मंथ में डाल दो। ठीक है, या फिर कोई अप्रैल में आपकी कोई बिजनेस डील होने वाली हो कोई बड़े अमाउंट के, उसको आप करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स। अगर कोई एग्जांपल देखें तो कोई कंसर्न का कोई डाउट है तो उसका आप बता ही नहीं रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स टू मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप एक ही ट्रांजेक्शन को घुमा फिरा के कर रहे हो, जैसे कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को पैसा दे रही है, फिर सब्सिडरी फर्स्ट दूसरी कंपनी को दे रही है, फिर दूसरी तीसरे को दे रही है, फिर अल्टीमेटली ये अमाउंट तो सब्सिडरी थर्ड से पेरेंट कंपनी के पास ही आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स में अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स आप बोल सकते हो। सिक्स्थ है अल्टरिंग रिकॉर्ड्स और टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स। ये ज़्यादातर होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में। कोई आप टर्म्स चेंज कर रहे हो जो इतने साल तक सेम ही थी, पर इस साल आप कोई टर्म्स चेंज कर रहे हो, तो ये सब टेक्निक्स है जिससे मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल्स को। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड वाइल ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग फ्रॉड जब वो ऑडिट कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट एंड TCWG की है। ठीक है, फ्रॉड को ढूंढने की बेसिक प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट एंड TCWG की है। ठीक है, उनको ऐसे इंटरनल रूल्स लगाने चाहिए, पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए, अगर कोई फ्रॉड हो भी गया हो तो उनको करेक्टिव एक्शन उन्होंने लिया उस बारे में पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए, इंटरनल रूल्स लगाने चाहिए जिससे फ्रॉड हो ही नहीं। तो उनको एक मेंटेन करना चाहिए कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर अमंग एम्प्लॉयज, ताकि कोई फ्रॉड हो ही नहीं। उसके बाद ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस, obtain reasonable assurance, but due to inherent limitations all frauds cannot be detected. ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिटर सारे फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकता। द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इज हायर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, क्योंकि एम्प्लॉय फ्रॉड होगा तो मैनेजमेंट उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है और एम्प्लॉय फ्रॉड का अमाउंट भी जनरली लेस इन्वॉल्व होगा। पर अगर मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड करा या फिर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है किसी फ्रॉड में, तो इसका इफेक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक पावर है, वो पूरे कहीं भी फ्रॉड कर सकते हैं, तो वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। द रिस्क इज हाई इन फ्रॉड देन एरर। ऑब्वियसली एरर अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा होती है फ्रॉड के केस में। ऑडिटर शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। अब जो कि अपन को पता है कि फ्रॉड इंटेंशनल है, तो इजीली तो ऑडिटर उसको डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, तो इसलिए ऑडिटर को मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। यानी कि ऑडिटर को पूरी ऑडिट के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी ऐसा कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखता है तो उसको डिटेल में चेक करनी चाहिए। द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड ऑन फैक्टर्स। ऑडिटर फ्रॉड को ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा, उसके लिए कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं, वही इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि ऑडिटर फ्रॉड को ढूंढ पाएगा या नहीं। पहला स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर, यानी कि फ्रॉड कितना डिज़ाइन करके करा गया, यानी कि क्योंकि फ्रॉड तो इंटेंशनल है तो कितना केयरफुली प्लान करें।
फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। अब अगर पूरा ही एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, इसका मतलब है यानी कि अगर पूरा मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होगा फ्रॉड में तो उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता ऑडिटर। डिग्री ऑफ कॉल्यूजन इन्वॉल्व, यानी कि हाउ मैनी पीपल इन्वॉल्व, यानी कि अगर ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व होंगे, मैनेजमेंट एम्प्लॉय सभी फ्रॉड का पार्ट होंगे, तो ऑडिटर इंक्वायरी भी किससे करेगा? जिससे भी इंक्वायरी करेगा ऑडिटर सब बोलेंगे हाँ ये सही है। रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड, यानी कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट के फ्रॉड रेदर देन बिग अमाउंट। अगर छोटे छोटे अमाउंट के फ्रॉड होंगे हर एक जगह पर तो उसको ढूंढने में दिक्कत रहेगी। अगर कहीं बड़े अमाउंट का फ्रॉड है तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, उसके चांस ज़्यादा है। सीनियरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, अगर हायर पीपल ही इन्वॉल्व है फ्रॉड के अंदर तो उसको तो ढूंढना बहुत ही हार्ड हो जाएगा ऑडिटर के लिए। जैसे कि कंपनी का सीईओ ही फ्रॉड का पार्ट है तो अब ऑडिटर भी किससे इंक्वायरी करेगा? नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, यानी कि ऑडिटर को अब फ्रॉड मिल गया और ऑडिटर को लग रहा है कि वो ये पूरी ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ ऑडिटर को यहाँ फ्रॉड मिल भी सकता है या फिर हो सकता है कि फ्रॉड इस कंपनी में हो, दोनों के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अगर ऑडिटर को लगता है कि वो अनेबल है तो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG से। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो फ्रॉड यानी कि मैनेजमेंट भी फ्रॉड के अंदर इंक्लूड है, और TCWG से पूछना चाहिए कि वो आर दे अवेयर कि मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहे हैं उस बारे में। फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर ऑडिटर कोई फ्रॉड मिलते हैं तो उसको देखना चाहिए क्या उसके पास कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वेदर देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। एग्जाम्पल RBI को रिपोर्ट करना अगर बैंक की कंपनी में फ्रॉड मिलता है तो वेदर विड्रॉल अलाउएबल। ऑडिटर को ये भी देखना है क्या फ्रॉड मिल तो क्या ऑडिटर को, पर अब वो क्या विथड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है फॉर ऑडिटर विड्रॉ, उसको डिस्कस करना चाहिए TCWG के साथ कि वो अनेबल है कंटिन्यू टू ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट एंड रीजंस फॉर विथड्रॉल, यानी कि जो भी रीज़न है ऑडिटर को TCWG को बता के विड्रॉ करना चाहिए। एनी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और हु मेड अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का जिसने अपॉइंटमेंट करा उसको भी बताना चाहिए। या फिर अगर कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड मिलने पर तो वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही ऑडिटर को विड्रॉ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दें, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब यहाँ से अपन हर चीज़ दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, या तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा फ्रॉड में या फिर एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे फ्रॉड को। पर इसमें 3 पॉइंट कॉमन है, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। मैनेजमेंट भी कर सकता है या एम्प्लॉय भी कर सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, दोनों के पास ही अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैनेजमेंट भी कर सकता है अगर TCWG ज़्यादा ध्यान नहीं देगा मैनेजमेंट पर, और एम्प्लॉय भी फ्रॉड कर सकता है अगर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखा तो। एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन ऑफ फ्रॉड, इसका मतलब है फ्रॉड करो और कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि फ्रॉड हुआ भी नहीं हुआ। तो ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पर अपन को पढ़ना रहेगा। तो आ जाते हैं पहले पॉइंट पर। पहले अपन शुरू करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से, उसके बाद अपन पढ़ लेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। तीनों पॉइंट अपन को पढ़ने, इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज़ और एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। अदरवाइज फ्रॉड करने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर आपकी बुक में मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला इंसेंटिव और प्रेशर, इसका मतलब है या तो प्रेशर मैनेजमेंट और TCWG पे भी हो सकता है। प्रेशर यानी कि अगर TCWG मैनेजमेंट को बोल रहा है कि इतना इस साल अपना किसी भी हालत में इतना 100 करोड़ की सेल्स तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, आप कुछ भी करो, TCWG मैनेजमेंट को ऐसे बोल रहा है। अब मैनेजमेंट सेल्स कर ही नहीं पा रहा तो हो सकता है मैनेजमेंट जब सेल्स नहीं कर पाए तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए फ्रॉड कर दे कहीं,
तो इसलिए प्रेशर का ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं पहला मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये पढ़ेंगे इंसेंटिव और प्रेशर। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ्स, यानी कि एम्प्लॉय को पहले ही पता है कि वो अगले साल रिटायर होने वाला है, तो वो सोच रहा है कि इस साल किसी भी चीज़ की वो चोरी करके निकल जाए, क्योंकि अगले साल तो वैसे ही वो छोड़ के जाने वाला है। रिसेंट चेंजेस टू एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एडवर्स रिलेशन होते जा रहे हैं तो हो सकता है उसके पास एक कारण रहेगा कि वो फ्रॉड करे एम्प्लॉय। प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉय ने एक्सपेक्ट करा था कि इस साल इतना प्रमोशन मिलेगा पर उसको मैनेजमेंट ने दिया नहीं, तो हो सकता है वो उसमें गलत भावना आ जाए और वो फ्रॉड करने के बारे में सोचें। इसका एग्जांपल एक कंपनी के सीईओ ने टैक्स 1500 करोड़ लिए कोविड के टाइम्स में, किसी भी पार्ट में ले लिए, सैलरी में ले लिए, बोनस में ले लिए, कमीशन में ले लिए, सीईओ ने 1500 करोड़ कमाए साल भर में, बट इन सेम ईयर कंपनी ले ऑफ एम्प्लॉयज़। पर कंपनी ने क्या करा, कोविड के समय अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो अब एम्प्लॉयज़ में देखेंगे ना कि कंपनी के सीईओ ने तो इतने 1500 करोड़ लिए और उसी साल एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, तो अब हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ जब तक छोड़ें तब तक हो सकता है वो अब कैश या इन्वेंट्री में कहीं घोटाला कर दें। सेकंड पार्ट है अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ अपॉर्चुनिटी रहेगी टू कमिट फ्रॉड, यानी कि कहीं कंट्रोल्स वीक रह गए तो एम्प्लॉयज़ के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह जाएगी कि वो फ्रॉड कर लें और किसी को पता ही नहीं चले। लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड, यानी कि किसी एक एम्प्लॉय के पास ज़्यादा कैश रहता है। इन्वेंट्री ऐसी है आपके बिजनेस में स्मॉल साइज़ की, हाई वैल्यू की और हाई डिमांड की है। इजीली कन्वर्टिबल एसेट्स है आपके। फिक्स्ड एसेट स्मॉल साइज़ में, मार्केटेबल में, और अगर उसको चोरी कर लें तो ओनरशिप भी आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता। इन एडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एसेट्स, कहीं सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं तो उस जगह ज़्यादा हो सकता है कि चोरी हो जाए। थर्ड पार्ट है एटीट्यूड्स और रेशनलाइजेशन, इसका मतलब है फ्रॉड करो और कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि टॉलरेंस और पेटी थेफ्ट, यानी कि ठीक है मैनेजमेंट को पता है इस एम्प्लॉय ने छोटी मोटी चोरी कर ली, फिर भी मैनेजमेंट उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं कह रहा, तो अब अगली बार वो एम्प्लॉय हो सकता है ज़्यादा अमाउंट की चोरी कर ले। बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर विद द एंटिटी और ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, दोनों के बीच में, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में बन नहीं रही। ठीक है, उनका बिहेवियर ही इतना ख़राब है, उनको बोल रखा है कि मैनेजमेंट उनको बोल रहा है कि इतना टारगेट है सेल्स, कि इतने तो आपको सेल्स करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को। मैनेजमेंट बोल रहा है एम्प्लॉय को कि इस महीने इतनी तो सेल्स करनी है, अब एम्प्लॉय कर ही नहीं पा रहा, तो वो हो सकता है कि वो, तो ये एक रीज़न हो सकता है। फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन नोन डेफिशिएंसीज, मैनेजमेंट को पता है कि यहाँ कैश बहुत ज़्यादा रहता है फिर भी मैनेजमेंट ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखे। डिसरिगार्ड फॉर द नीड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, सेम पॉइंट है। अब ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में अकर ड्यू टू, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है उसके पीछे कारण है इनएडिक्वेट इंडिपेंडेंट चेक्स और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, एक ही कंपनी के एम्प्लॉय के पास बहुत ज़्यादा कैश रहता है, एग्जांपल 50 लाख एक ही एम्प्लॉय के पास है और बाकी एम्प्लॉय को 5 लाख छोटे अमाउंट का ही दे रखा है, और जो जिसको 50 लाख का अमाउंट दे रखा है उसको कोई चेक नहीं करता, तो वो किसी दिन चोरी कर ले तो कंपनी का नुकसान हो सकता है। इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सीनियर मैनेजमेंट जनरली क्या करते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को चार्ज कर देते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेट्स, यानी कि एम्प्लॉय को कोई लैपटॉप दे रखा है, मैनेजमेंट उस पर वापस ध्यान भी नहीं दे रहा कि एम्प्लॉय ने एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय जब छोड़ रहे नौकरी तो उसने वापस जमा कराया लैपटॉप या नहीं कराया। लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशंस फॉर एम्प्लॉयज़, इसका एग्जांपल है रोटेशन, हर एक पोस्ट को थोड़े थोड़े समय बाद किसी और को देनी चाहिए, क्योंकि एक ही अगर
10 साल तक एक ही जने ने कैश को संभाला, अब पता ही नहीं चला कि कैश के अंदर कहाँ घोटाला हो गया, तो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए रोटेशन का कंसेप्ट आया था ऑडिटर के लिए भी, और ये सेम अप्लाई करना चाहिए एम्प्लॉय के लिए भी। हाउ टू डील एंड रेस्पॉन्सेस, तब अपन नेक्स्ट पार्ट में अपन को ये जानना रहेगा, ये सब अपन ने फैक्टर्स जान लिए फ्रॉड के, तो अब इन अगर कहीं मिल रहा है तो ऑडिटर को कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए अपन जानेंगे, ठीक है। पर अब भी अपन ने FRF नहीं पढ़ा, यानी कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई इज मैनेजमेंट टू थिंक मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि यहाँ अब जो फ्रॉड करेगा वो कौन करेगा, मैनेजमेंट। उसके भी 3 पॉइंट, इंसेंटिव्स और प्रेशर्स। पहला हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, TCWG ने मैनेजमेंट को कह दिया कि इस साल इतनी सेल्स होनी चाहिए, कहीं से भी करो, तो वो फ्रॉड कर सकते हैं। हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, कहीं टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहे हैं, यानी कि CCTV कैमरा 5 दिन के लिए पुराने से बदले नए लगा रहे हैं, तो 5 दिन में हो सकते हैं कि फ्रॉड हो जाए। सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस इन कस्टमर डिमांड, अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ही नहीं। ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, तो हो सकता है वो अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपैरिजन टू अदर। सिर्फ आप ही एक इंडस्ट्री में ऐसे प्लेयर हो, जैसे कि ITC तंबाकू इंडस्ट्री में और कोई है ही नहीं अभी तक, तो अब हो सकता है उनके पास अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो ऑडिटर कंपेयर नहीं कर सकता कि इतना प्रॉफिट हर एक इंडस्ट्री में रहता या नहीं रहता। न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कोई नया कानून आया उस बीच, जैसे कि GST जब आया था तब बहुत सारी कंपनी ने उसको इजीली लिया था GST को। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस है कंपनी का। एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस इन्वॉल्व जजमेंट, कहीं प्रोविज़न बन रहा है तो उसमें ऑब्वियसली मैनेजमेंट अपना जजमेंट इन्वॉल्व करता ही है, और जहाँ जजमेंट होता है वहाँ बायसनेस तो इजीली आ सकता है। हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स क्लोज टू पीरियड एंड, वही बताया था, कोई पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को पैसा दे रही या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं ईयर एंड के करीब। सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अब कंपनी का एक इन्वेंट्री की जगह मैक्सिको के अंदर है, तो ऑडिटर उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वहाँ की नंबर। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट इन टैक्स हेवन ज्यूरिस्डिक्शंस, अब वहाँ मेन हेवन, वहाँ मतलब मेन काम तो यही होता है कि कंपनी किसी प्रकार टैक्स बचाए, तभी वहाँ अपना बैंक अकाउंट होते हैं कंपनी के। तो यहाँ ये पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। द मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव ड्यू टू डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन। अब ये सारे फ्रॉड्स इसलिए हो सकते हैं, उसके लिए 2 कारण बता रखे हैं, या तो मैनेजमेंट में कोई एक सिंगल पर्सन होगा, या फिर ओवरसाइट ऑफ TCWG इज़ नॉट इफेक्टिव। TCWG मैनेजमेंट, यानी कि TCWG सही से वर्क नहीं कर रहा, TCWG मैनेजमेंट की तरफ सही से वर्क नहीं कर रहा, यानी कि TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समय समय पर मैनेजमेंट से डिस्कस करे कंपनी में कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी में कभी सेल्स हो रही है 200 करोड़, किसी साल हो रही है 10 करोड़, फिर नेक्स्ट साल हुई 30 करोड़ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑडिटर को भी ये पता नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा है कंपनी के अंदर, सेल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहा है। थर्ड पॉइंट है एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशंस। नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉस, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग स्टॉक प्राइस। अगर मैनेजमेंट को पता है कि हमें कंपनी का स्टॉक प्राइस तो यही रखना है, तो अब हो सकता है वो स्टॉक की प्राइस कम नहीं हो, इसलिए फ्रॉड कर दे ताकि एक थोड़े समय के लिए तो स्टॉक प्राइस कांस्टेंट रह जाए। जब बाद में पता चलेगा कि इस कंपनी में फ्रॉड है तब तो शेयर प्राइस गिरना ही है। मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन डेफिशिएंसीज, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये जनरली सबसे ज़्यादा होता है टॉप लेवल पर। कंपनी का CEO अपने पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के एक्सपेंस में डाल दे। डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी, एक कंपनी है
उसकी 3 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, सिर्फ 3 ही ब्रांच है। अब तीनों के ब्रांच मैनेजर की एक दूसरे से बनती नहीं है, तो वो अपने इन्फॉर्मेशन, मिनिमल इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि उनमें हो क्या रहा है। इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी, यानी कि अगर ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछता भी है कि यहाँ ये गड़बड़ी कैसे हुई, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये अमाउंट तो आपके लिए मटेरियल है ही नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर स्ट्रेंथ, दोनों के बीच में, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों के बीच में रिश्ते खराब है। इसके कारण आपको बता रखें अनरियलिस्टिक टाइम कॉन्स्टेंट्स। ये क्यों रिश्ते खराब होंगे? क्योंकि मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक टाइम की, मैनेजमेंट बोल रहा है ऑडिटर को कि इतने टाइम पीरियड में ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो। फ्रिक्वेंट डिस्प्यूट्स विद ऑडिटर ऑन रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल रहा है यहाँ ES2 लगेगा, कोस्ट और NRV विच एवर इज लेस। मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। अनरीजनेबल डिमांड से डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर, मैनेजमेंट का बिहेवियर ही सही नहीं है, वो आर्टिकल्स के साथ सही से बात नहीं करते हैं। देयर कैन बी हायर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन, यहाँ अपन ये नहीं बोल सकते कि यहाँ फ्रॉड है, पर अपन बोल सकते हैं यहाँ हायर स्कोप है मैनिपुलेशन का, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे ही इस हिसाब से बनाया गया है। ऐसे 240 को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको पता रहे ऑडिटर को एज एन ऑडिटर की हायर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट ड्यू टू थर्ड पार्टी सो डैट मैनेजमेंट कैन कमिट फ्रॉड, यानी कि कोई थर्ड पार्टी मैनेजमेंट पर दबाव बना रही है कि जनरली ये होता है, इन्वेस्टर्स बनाते हैं प्रेशर की मैनेजमेंट पर कि इस साल आपकी इतनी सेल्स तो होनी चाहिए, हमारा पैसा लगा हुआ है। तो इस कारण भी मैनेजमेंट कहीं फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है, ठीक है। पहला पॉइंट है ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, वही मैंने बताया। नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेब्ट्स शोइंग बेटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी को डेब्ट लेना है। डेब्ट कोई भी कब देगा? बैंक पैसे कब देगा? जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे होंगे। मार्जिनल एबिलिटी टू एक्सचेंज टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई तो ड्राइंग पावर कम हो जाएगी, ड्राइंग पावर कम हो गई तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल हिल जाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ऑडिट ऑफ बैंक्स में ड्राइंग पावर का कंसेप्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि अगर कंपनी ने पुअर परफॉर्म करा तो कंपनी के हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले कंपनी को इस साल। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट। हो सकता है कंपनी का कोई पर्सनल कारण हो फ्रॉड करने का, जैसे कि कंपनसेशन डिपेंड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का कंपनसेशन यानी कि सैलरी या इंसेंटिव्स डिपेंड है कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए भी मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है ताकि ज़्यादा नंबर दिखें, ज़्यादा रेवेन्यू दिखा दे मैनेजमेंट, जबकि एक्चुअल में कम हो। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी, मैनेजमेंट के पास ही कंपनी के शेयर है। पर्सनल गारंटी ऑफ डेब्ट्स ऑफ एंटिटी, कहीं मैनेजमेंट ने गारंटी दे रखी है कि अगर बिजनेस नहीं दे पाए तो हम दे देंगे। सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ कंपनसेशन बता ही दिया। एक्सेसिव प्रेशर टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स, सेल्स दे रखा है कि सेल्स का इस साल इतना टारगेट तो होना ही चाहिए, तो हो सकता है मैनेजमेंट कहीं घोटाला कर दे। वाई इवेल्युएट फ्रॉड रिस्क फैक्टर इज नेसेसरी, अब ये अपन को पढ़ना क्यों जरूरी है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, वेयर वन और मोर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट नॉट नेसेसरी इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, इंडिकेट रॉन्ग ड्यू टू फ्रॉड। इसका मतलब है ये अपन ने इतने सारे पढ़े, ये सब थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि ये सारे अगर फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो फ्रॉड होगा ही, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा रिस्क हो सकती है, ऑडिटर को डिटेल में चेक करनी चाहिए, सिर्फ इतना लिख रखा है। क्योंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कैन नॉट बी रैंक एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम। अगर कोई फ्रॉड मिलता है ऑडिटर को तो पूरा एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए, और ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड इंटेंशनल होता है तो उस फ्रॉड को ढूंढना आसान नहीं रहता। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को अपन रैंक नहीं दे सकते कि कौन सा जनरली पहले नंबर पे आता है।
ये सारे फैक्टर्स बता रखे हैं। मैनेजमेंट इनमें से कोई सा भी पॉइंट उठा सकता है, कोई सा भी कंपनी, और वो उसी में ही वो फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि अपन ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट के फ्रॉड होंगे तो वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट जरूर करेंगे। एम्प्लॉय के स्मॉलर अमाउंट के होते हैं, अपन सिर्फ इतना कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज बी गियर टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज इन आइडेंटिफाइंग रोम ड्यू टू फ्रॉड। तो इसमें क्या बता रखा है, ये आपकी बुक की हेडिंग है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये ऐसे 315 को रिलेट करते हुए बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर को कहीं फ्रॉड मिलता है तो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। ऑब्जर्वेशन ऑफ एंटिटीज बिजनेस प्रोसेस, एंटिटी का कैसा बिजनेस प्रोसेस, कैसे वर्क करता है बिजनेस, ये समझना चाहिए। ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना चाहिए। हाउ TCWG इवेलुएट्स फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, TCWG कैसे पहचानता है कि इस साल कोई फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या मैकेनिज्म है। हाउ कंट्रोल्स आर डिजाइंड, हाउ TCWG ओवरव्यू द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑडिटर को ये जानना है क्या TCWG ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं जिससे फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है, क्योंकि ये होनी चाहिए TCWG के पास ऐसे कंट्रोल्स जिससे फ्रॉड नहीं हो। रेस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, यानी कि अब फ्रॉड तो आइडेंटिफाई हो गया तो उसके लिए आपको बता रखे हैं रेस्पॉन्स कैसे करना है। असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, यानी कि अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, यानी कि ये फैक्टर मिल गया फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो उसके लिए कोई अच्छे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो डिटेल में वर्क करे, जिसके पास नॉलेज हो, स्किल हो, एक्सपर्टीज़ हो। सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स, जहाँ प्रोविज़न अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा हो, प्रोविज़न फॉर वारंटी पेंडिंग लिटिगेशन, वहाँ अच्छे पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए, एक्सपर्ट को अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो सही से कैलकुलेशन कर ले। थर्ड पॉइंट है इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कई बार सरप्राइज चेक भी होना चाहिए। अब एक पॉइंट है इन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, नॉट चेक आउटस्टैंडिंग अमाउंट बट ऑल्सो चेक सेल्स एग्रीमेंट इंक्लूडिंग डेट और एनी राइट ऑफ रिटर्न, यानी कि ऑडिटर को लग रहा है कि रिलेटेड पार्टी में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में मतलब लग रहा है इस एरिया में डाउट हो, फ्रॉड हो सकते हैं, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही चेक नहीं करना चाहिए बल्कि ये भी देखना चाहिए ये ट्रांजैक्शन कब हुआ और एनी राइट ऑफ रिटर्न है या नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स रेस्पॉन्सिव टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल्स। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू, ऑडिटर को कुछ रेस्पॉन्सिव ऑडिट प्रोसीजर्स बता रखे हैं, ठीक है। पहला, टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल लेजर एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर को पूरा एक कंट्रोल चेक करना चाहिए कि हर कोई जना तो जर्नल एंट्री पास नहीं करता। सेकंड है रिव्यूइंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बायसेस एंड इवैल्यूएट वेदर द सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूसिंग द बायसनेस। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी कि प्रोविज़न के अंदर मैनेजमेंट का बायसनेस कितना इन्वॉल्व है, ये सब ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इवैल्यूएट वेदर द बिजनेस रेशनल ऑफ अ ट्रांजेक्शन सजेस्ट दे हैव एंटर्ड इनटू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर कोई ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो ऑडिटर को देखना चाहिए कहीं इस एरिया में फ्रॉड तो नहीं हो सकता। ऑब्टेनिंग WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट, ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए मैनेजमेंट से और उसमें ये 4 बातें आनी चाहिए। पहली बात, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे कंट्रोल्स को लगाना। सेकंड बात, ये मैनेजमेंट ने ऑडिटर को डिस्क्लोज करा, यानी कि बता दिया कि जो भी मैनेजमेंट ने असेस्ट करा था रिस्क, उसके रिजल्ट्स बता दिए कि किस किस एरिया में फ्रॉड हो सकता है। मैनेजमेंट ने ये ऑडिटर को बता दिया कि मैनेजमेंट को कहाँ लगता है कि इस एरिया में फ्रॉड हो सकता है जिससे एंटिटी का इफेक्ट पड़े। डिस्क्लोज टू द ऑडिटर देयर नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो मैनेजमेंट को अपने बता देना चाहिए कि उन्होंने कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि उन्होंने कैसे चेक करके बोला कि इस कंपनी के अंदर फ्रॉड नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस
कंपनी के अंदर एंटिटी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मैकेनिज़्म बनाए होंगे, मैनेजमेंट के मैकेनिज़्म, तो वो कैसे बनाए वो ऑडिटर को बता देने चाहिए। कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इफ देयर आर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। यानी कि ऑडिटर को लगता है कि किसी कंपनी में फ्रॉड है तो ऑडिटर को देखना चाहिए क्या उसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। कॉन्फिडेंशियलिटी तब मेंटेन करनी है जब रिक्वायरमेंट नहीं हो लॉ के लिए। यानी कि अगर लॉ ने बोल रखा है कि अगर कोई फ्रॉड मिले तो जैसे कि आरबीआई को रिपोर्ट करना है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, वैसे ही यानी कि अगर कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की तो सबसे पहले तो उसको फुलफिल करना चाहिए, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर कहीं भी बाढ़ में जाए। अगर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है ऑडिटर को तो सबसे पहले लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन लास्ट पॉइंट है, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ऑडिटर के पास कि उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने कैसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करा, और अगर मिला ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो उन्होंने कैसे उसके रेस्पॉन्स दिया, किसी को रिपोर्टिंग करी, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग थी एप्लीकेबल तो की या नहीं की, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो ये अपने पास था ऐसे 240। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो।